सर्द सुबह थी। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर ठंड, भूख और खामोशी भरी हुई थी। पार्वती चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। चूल्हे में आग बहुत धीमी थी, जैसे घर की उम्मीदें। सासू माँ खांसते हुए पार्वती से कहती है, बहू, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। क्या आज भी बस नमक का पानी ही पीना पड़ेगा? पार्वती उदास लेकिन शांत आवाज में कहती है, माँ जी, आज तो आटा भी खत्म हो गया है। कल पतिदेव को भी काम नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ पास की नदी से थोड़ा पानी लाकर कोई पौधा उबाल दूं, शायद उससे कुछ ताकत मिल जाए। अचानक दरवाजा एक झटके के साथ खुला। सामने रोहन खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की आग थी, पर चेहरे पर अपनी लाचारी की साफ झलक। वो जितना गुस्से में था, उससे कहीं ज्यादा बेबस नजर आ रहा था। वो झुंझलाते हुए बोला, छी, इस गरीबी से तो मर जाना ही अच्छा है। मालिक ने काम से निकाल दिया। कहता है इतने पतले हो गए हो, लकड़ी कैसे उठाओगे? पार्वती, जो अब तक खामोश बैठी थी, उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, हिम्मत मत हारिए, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मैं कुछ सोचती हूँ। क्या सोचोगी पार्वती? इस खाली घर में क्या जादू करोगी? अभी रोहन की हताशा हवा में घुली ही थी कि चौखट पर एक साया उभरा। वो मीना थी। महंगी रेशमी साड़ी, सोने के गहनों से लदी हुई और चेहरे पर रईसी का वो अहंकार जो दूसरों के दुखों को तमाशा समझने की भूल करता है। उसके साफ सुथरे कीमती कपड़ों और उस टूटे फूटे घर के बीच का अंतर इतना साफ था कि गरीबी मानो खुद शर्मिंदा हो जाए। उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं, बल्कि एक हिकारत भरी चमक थी। वाह, टूटी कौड़ी पास नहीं और बातें जादू की। पार्वती, इस खाली चूल्हे को घूरने से अच्छा है मेरी बहू के बनाए घी वाले परांठों की खुशबू ही सूंघ लो। तुम जैसों के नसीब में सपने नहीं, बस यही खुशबू लिखी है। मीना भाभी, कृपया यहाँ से जाइए। जा रही हूँ, बस ये बताने आई थी कि तुम्हारी गरीबी से पूरा मोहल्ला परेशान है। स्कूल का मैदान बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज रहा था, लेकिन एक कोने में छाई खामोशी बहुत गहरी थी। फटे हुए कपड़े और डिब्बे में रखी वो सूखी रोटी चिंटू और पिंकी के लिए भूख से ज्यादा उनके आत्मसम्मान की परीक्षा थी। देखो, फिर वही सूखी रोटी और नमक। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी अच्छा खाना नहीं खिलाती क्या? चिंटू ने अपनी मुट्ठियां कसी और फटी हुई आस्तीन से अपनी आंखें पोंछते हुए बोला, चुप रहो, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। भैया, मुझे भी आलू पराठा खाना है, रोज ये सूखी रोटी नहीं। शाम को बच्चों की आंखों में ये आंसू देख पार्वती अंदर से पूरी तरह टूट गई। उस पल उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं, बल्कि एक गहरी हताशा भर गई। थकी हुई पार्वती नदी के किनारे तक आ पहुंची थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी और बस अपनी भूख मिटाने का कोई आखिरी जरिया ढूंढ रही थी। पार्वती नदी के किनारे उगी उन कड़वी बेलों को चुन रही थी जिन्हें जानवर भी नहीं छूते। तभी एक बूढ़ी औरत, जो न जाने कब से उसे देख रही थी, पास आकर रुकी। बेटी, इतना सारा चंद्रबेल क्यों इकट्ठा कर रही हो? तुम जानती हो ना, ये बहुत कड़वा होता है। माँ जी, घर में कुछ भी नहीं है, सोचा इसे उबाल कर पी लेंगे, शायद बच्चों की कमजोरी कुछ कम हो जाए। बुढ़िया माँ ने पार्वती के थके हुए चेहरे को देखा और उनके चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान फैल गई। सब्र का फल कड़वा नहीं होता बेटी। तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए कुदरत ने तुम्हें यहाँ तक भेजा है। याद रखना, जो दूसरों की भूख मिटाने की तड़प रखता है, ईश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखता। उन्होंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और एक छोटा सा पत्थर पार्वती की हथेली पर रख दिया। ये लो, एक छोटा सा पत्थर। इसे चंद्रबेल के साथ दूध में उबालकर कपड़े से छान लेना। पार्वती ने अपनी हथेली पर रखे उस मामूली से पत्थर को देखा और फिर हैरानी से बुढ़िया माँ की ओर नजर उठाई। ये साधारण पत्थर नहीं है, तुम्हारी किस्मत की बरकत है बेटी। ये तुम्हें वो ताकत देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी।
पार्वती जैसे ही शुक्रिया कहने के लिए मुड़ी, सामने कोई नहीं था। वहां सिर्फ बहती नदी का शोर था और पार्वती के हाथ में चमकता एक नया विश्वास। पार्वती भारी मन और मुट्ठी में उस पत्थर को भींचे घर पहुंची। उसके पास खोने को कुछ नहीं था, बस एक उम्मीद थी। उसने उधार लिए थोड़ी सी दूध को चूल्हे पर चढ़ाया और उसमें चंद्रबेल के साथ वो पत्थर डाल दिया। जैसे जैसे दूध उबलने लगा, पूरी झोपड़ी एक ऐसी दिव्य और मीठी खुशबू से भर गई जो रूह को सुकून दे रही थी। सासू माँ, जो हफ्तों से बीमार थी, धीरे से उठकर बैठ गईं। बहू, ये कैसी मनमोहक खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की थकान एक पल में मिट गई हो। क्या बनाया है तूने? रोहन पनीर का एक टुकड़ा चखता है और अचानक सीधा खड़ा हो जाता है। अरे वाह पार्वती, इसे खाते ही शरीर में ऐसी फुर्ती आ गई है जैसे रगों में बिजली दौड़ रही हो। अब मैं 100 किलो की लकड़ी भी अकेले उठा सकता हूँ। ये क्या चमत्कार है। ये हमारी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब न शरीर थकेगा, न हमारा हौसला टूटेगा। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मीना अपनी आदत के मुताबिक खुशबू का पीछा करते हुए अंदर घुस आई। अरे पार्वती, आज इस फटे हुए छप्पर से अमीरों वाली खुशबू कैसे आ रही है? क्या कहीं गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है या कोई लॉटरी लग गई है? नहीं भाभी, कोई लॉटरी नहीं है। बस वही चंद्रबेल है जो गांव के बाहर लगी रहती है। उसी को उबालने का सही तरीका मिल गया तो पनीर बना लिया। इतना गाढ़ा पनीर और ये सुनहरे धब्बे क्या हैं? सच सच पता, तू जरूर कोई काला जादू कर रही है। इतना अद्भुत पनीर इस झोपड़ी में बन ही नहीं सकता। बता, ये पनीर कहाँ से आया? वरना अभी पूरे गांव को इकट्ठा करके कहूंगी कि तू जादू टोना कर रही है। कोई जादू नहीं है भाभी, बस सही जड़ी बूटियों की परख है। अगर आप भी दूसरों की थाली के बजाय अपनी रसोई पर ध्यान देंगी तो शायद आपकी किस्मत भी महक उठेगी। मीना बुदबुदाती हुई और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। पार्वती ने अब ये पनीर बेचने का फैसला किया। वो रोज सुबह उठकर पनीर तैयार करती और दोनों पति पत्नी बाजार जाकर अपना पनीर बेचने लगे। आओ भाइयों, शक्ति पनीर चक्कर देखो। थकान भूल जाओगे और बदन में फौलाद जैसी ताकत पाओगे। बाजार में पार्वती के पनीर की धूम मच गई थी। जो भी उसे एक बार चखता वो दोबारा खिंचा चला आता। लेकिन ये कामयाबी मीना की आंखों में चुभ रही थी। उसने सोचा कि अगर पनीर खराब हो जाए तो पार्वती का नाम बाजार में मिट्टी में मिल जाएगा। एक रात उसने चुपके से पार्वती के दूध में नमक और तेल मिला दिया। अगली सुबह जब पार्वती और रोहन बाजार पहुंचे तो मीना पहले से ही वहां भीड़ इकट्ठा करके खड़ी थी। उसे यकीन था कि आज पार्वती की बदनामी तय है। अरे ओ लोगों, संभल के खाना। मैंने सुना है पार्वती का पनीर अब जहरीला हो गया है। देखो, इसका रंग कैसा अजीब दिख रहा है। पार्वती ने जैसे ही अपनी टोकरी खोली, उसे समझ आ गया कि किसी ने छेड़छाड़ की है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शांति से उस दूध को छान लिया और जड़ी बूटियों और उस जादुई पत्थर के सही इस्तेमाल से उसे मसाला पनीर में बदल दिया। मीना भाभी, फिक्र के लिए शुक्रिया। आज मैंने कुछ नया बनाया है, मसाला अमृत पनीर। चक्कर देखिए। स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग पहले से भी ज्यादा दाम देने को तैयार हो गए। बाजार की घटना के बाद मीना को यकीन हो गया था कि पार्वती जरूर कुछ ऐसा छिपा रही है जिससे उसका पनीर इतना खास बनता है। एक शाम मौका पाकर वो पार्वती के घर में घुस गई और रसोई के डिब्बे टटोलने लगी। तभी पार्वती अंदर आ गई। कुछ खास ढूंढ रही हैं क्या मीना भाभी? यहाँ तो बस मसाले और मेहनत मिलेगी। मुझे पता है, तो कुछ तो मिलाती है। बिना किसी चीज के रातों रात कोई इतना आगे नहीं बढ़ता। कोई राज नहीं है मीना जी। बाजार में जब आपने मेरे पनीर को बिगाड़ने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे और मेहनत करनी होगी। मैंने अपनी कमियों पर ध्यान दिया और आपने मेरी तरक्की पर। बस यही फर्क है। तो बड़ी बड़ी बातें मत कर। गांव वाले कहते हैं तुझे कोई कीमती चीज मिली है। गांव वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, पर सच ये है कि आपने आज मेरे घर में घुसकर अपना बचा कुचा सम्मान भी खो दिया। जो इंसान दूसरों की रसोई झांकने में वक्त गंवाता है, उसकी अपनी रसोई में कभी बरकत नहीं होती। मीना के पास कहने को कुछ नहीं था। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। वो बिना कुछ बोले सिर झुकाए वहां से निकल गई।
हम अक्सर दूसरों की सफलता के पीछे कोई गुप्त जादुई वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हकीकत में सबसे बड़ा जादू हमारी अपनी मेहनत और साफ नीयत ही होती है। पार्वती ने मीना को उस जादुई पत्थर के बारे में कभी नहीं बताया, इसलिए नहीं कि वो लालची थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि जादू पत्थर में नहीं, उस विश्वास में था जिसने उसे हारने नहीं दिया। अगर वो मीना को पत्थर दे भी देती तो भी मीना सफल नहीं हो पाती, क्योंकि मीना पत्थर के पीछे भाग रही थी और पार्वती अपनी मेहनत के। पार्वती ने उस सहारे को अपने दिल में छिपा लिया और बिना किसी दिखावे के अपनी एक नई और अटूट पहचान बना ली।